आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में वह यू कैन अचीव योर गोल्स इन साइलेंस। तो लास्ट क्लास में हमने NLM के कुछ क्वेश्चंस किए थे, यानी एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी थी और कुछ क्वेश्चंस हमने उसके बारे में किए थे। ठीक है, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिकली वो है इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम क्या होता है, कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, उसके लिए कंडीशंस क्या रहेगी, और जब भी कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ NLM 4, दैट इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। बट इक्विलिब्रियम कब होता है, कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, यानी F नेट इक्वल्स टू जीरो। यानी जितने भी फोर्स उस पार्टिकल पे लग रहे होंगे उन सब का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि वो पार्टिकल आपके पास इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मान लो कि मेरे पास कोई एक पार्टिकल है, इस पर एक 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस पार्टिकल पे ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा? बिल्कुल नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? बिकॉज पे एफ नेट फोर्स जीरो नहीं है, इस पर नेट फोर्स एक 5 न्यूटन है। लेकिन मान लो अगर मैं इस पर एक नेट फोर्स इधर लगा देता हूँ एक अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज़ 5 न्यूटन ऑल्सो, तो अब क्या होगा, इस पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, बिकॉज 5 न्यूटन है राइट साइड में, 5 न्यूटन ही लेफ्ट साइड में, तो यहाँ एफ नेट इसके पास कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल अगर अपन और देखें तो ऐसे मान लो सरफेस है, सरफेस पे यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप सरफेस को देखो तो यहाँ पे इसका mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, यहाँ पे mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, और सरफेस की वजह से इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, उसकी वजह से पार्टिकल किधर भी मूव, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, जब पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन मूव नहीं करेगा, यानी उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो कोई आपके पास फोर्स नहीं होगा। बिकॉज न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी भी पार्टिकल पे नेट फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली वो फोर्स के डायरेक्शन में उसके पास एक एक्सेलरेशन होगा। हम इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमें कोई एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है किसी भी डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे कोई नेट फोर्स भी नहीं है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मींस बेटा क्या होता है कि नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। अच्छा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नेट फोर्स जीरो, तो बेटा एक्सेलरेशन जीरो है बॉडी का। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी या तो रेस्ट में होगी, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अब इक्विलिब्रियम में हमने क्या बोला कि नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, अब नेट फोर्स मान लो अगर उस पर सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लग रहा होगा, ठीक है, किसी कंपोनेंट में लग रहा होगा, तो किसी भी डायरेक्शन में वो लग सकता है। तो इसलिए एक जनरलाइज वे में हम लिखे तो क्या लिखेंगे कि नेट फोर्स की इक्वल टू जीरो की कंडीशन में कि उस पर एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो भी जीरो, उसका रिजल्टेंट भी जीरो होना चाहिए, और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा उसका रिजल्टेंट भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी टोटल एक्स डायरेक्शन के फोर्स इक्वल टू जीरो, टोटल वाई डायरेक्शन के फोर्स इक्वल टू जीरो। अगर कोई फोर्स आपको इंक्लाइंड दे रखा है, यानी ना वो प्रॉपर एक्स में ना वो प्रॉपर वाई में है, तो हम उसे कंपोनेंट्स कर लेंगे एक्स में और वाई में, और उनका रिजल्टेंट हम क्या कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन रहेगी। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। तो बस इस पर बेस्ट अब इक्विलिब्रियम क्वेश्चन करने के लिए पहला मेथड तो आपके पास ये हो गया कि आप क्या करो कि उस पर नेट फोर्स आप जीरो कर दोगे, तो एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस आप जो लग रहे हैं आप उनको दिखा दो, और उनका रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो कर दो। वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो कर दो। एक मेथड ये हो गया। दूसरा जो मेथड अपने पास आ रहा है दैट इज़ लेमिस थ्योरम। दूसरा जो मेथड होता है सॉल्व करने का इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस, वो क्या होता है, लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम आपको क्या बोलती है कि अगर कोई पॉइंट आपके पास है, जहाँ पे क्या हो रहा होगा, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फोर्स आपके पास, यानी बेसिकली हम 3 फोर्स लेके चलेंगे हमेशा, कि आपके पास लगभग 3 फोर्स आपके पास इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, 3 फोर्स किसी पार्टिकल पे लग रहे होंगे, किसी पार्टिकल पे आपको 3 फोर्सेस लग रहे होंगे, और वो पार्टिकल किस में होगा, अगर वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा, हमेशा एक जो फोर्स होगा, कोई सा भी एक फोर्स, मतलब कोई सा फोर्स आप ले लो, वो बाकी बचे हुए जो 2 फोर्सेस हैं उनके बीच का जो एंगल है उसके साइन रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये बोलता है। ठीक है, यानी अगर आपके पास किसी पॉइंट पे 3 फोर्सेस लग रहे होंगे और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, तो कोई भी फोर्स आपके पास बचे हुए जो 2 फोर्स है उनके बीच का जो एंगल है उसके साइन रेशियो के साथ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो देखो F1 ये रहा, इनमें 3 फोर्सेज F1 F2 F3, ठीक है। अगर मैं फोर्स F1 लेता हूँ तो बाकी 2 फोर्सेज कौन कौन से, F2 और F3, इनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा, यानी F1 क्या होगा, साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल होगा, यानी F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बात समझ में आई, F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सेम इसी तरीके से F2 आप लो, तो F2 जो आप लोगे तो F2 के सामने बचे हुए 2 फोर्सेस कौन कौन से, F1 और F3, इनके बीच का एंगल बीटा, तो F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। उसी तरीके से F3 अपॉन साइन गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जो भी फोर्स आप ले रहे हो उसके सामने वाला एंगल आपको हमेशा लेना है, जो भी फोर्स आप ले रहे हो उसके सामने वाला एंगल आपको हमेशा लेना है, और उस एंगल का साइन रेशियो लेना है, ठीक, कॉस नहीं लेना, टेन नहीं लेना, सिर्फ साइन, ठीक है। आई होप ये लेमिस थ्योरम आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इस पर बेस हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि बॉब आपके पास यहाँ इक्विलिब्रियम में है और आपको F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एक बॉब आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है, और इस पर 2 फोर्सेज आपके पास 3 फोर्सेज लग रहा है, F1 F2, और तीसरा फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन। तो आपको F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम इसे करते हैं कि जनरल मेथड से, दैट इज सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तब देखो वो करने के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। मैं F1 को रिजॉल्व कर लूँ, तो अगर मैं F1 को रिजॉल्व करता हूँ यहाँ, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो मैं F1 cos 30 ऊपर के डायरेक्शन में आ जाएगा, ये फोर्स मेरे पास क्या हो जाएगा, F1 cos 30, ठीक है। तो ये वाला फोर्स मेरे पास क्या हो जाएगा, F1 sin 30, F1 cos 30 ये हो गया, F1 sin 30 ये हो गया। अच्छा, इस पर दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज़ F2, और एक तीसरा फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज़ 3 न्यूटन। ये इस बॉडी का पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, ठीक है। हमने क्या किया, जो F1 को F1 जो एक 30 डिग्री इंक्लाइन था वर्टिकल से, हमने इसे कंपोनेंट्स कर लिए x में और y में, तो F1 cos 30 y कंपोनेंट हो गया, F1 sin 30 x कंपोनेंट हो गया। अब बस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिग्मा Fx इक्वल टू 0, जब सिग्मा Fx इक्वल टू 0 में करता हूँ तो Fx में जितने ही फोर्सेस लग रहे होंगे उनका रिजल्टेंट क्या, उनका सम क्या होगा, 0 होगा। तो यानी F1 sin 30 माइनस F2 इक्वल टू 0 ये होगा। दिस इम्प्लाइज आपके पास F1 sin 30 किसके बराबर आ जाएगा, F2 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन होगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हम करते हैं सिग्मा F ऑफ y इक्वल टू 0, ये सिग्मा F ऑफ y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इससे आपको क्या मिल जाएगा, F1 cos 30 माइनस 3 इक्वल टू 0, बिकॉज पार्टिकल इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स 0 यानी नेट एक्सेलरेशन 0 है। तो F1 cos 30 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई बेटा, दैट इज़ 3। cos 30 कितना होता है, जितना sin 60 होता है, यानी √3/2, तो F1 इंटू √3/2 इक्वल्स टू 3 तो √3 से आपका ये √3 टाइम हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज F1 की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ गई बेटा, 2√3 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गई, F1 की वैल्यू आ गई 2√3 न्यूटन। अब उसी तरीके से F1 के लिए 2√3 मैं से यहाँ पे रख देता हूँ, तो मेरे पास F2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2√3 इंटू साइन 30 कितना होता है, 1/2, साइन 30 कितना, तो आपका 2 से 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज F2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, √3 न्यूटन। यहाँ से मैं F2 की वैल्यू भी लिख देता हूँ, F2 इक्वल्स टू √3 न्यूटन, एंड दैट्स माई आंसर। ये हमारे पास जो क्वेश्चन हो गया दैट इज़ वो फर्स्ट मेथड से, यानी लेमिस थ्योरम, आपके जो जनरल मेथड होता है सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0, ये उससे हुआ है। मैं से आपको लेमिस थ्योरम से भी करके बताता हूँ, फिर आपको जो मेथड सिंपल लगे आप उससे इस क्वेश्चन को करिएगा, दैट इज़ M2, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, देखो F1, अब उसके लिए मैं यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ। आपको F1 किस डायरेक्शन में लग रहा है, F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये मेरे पास F1 हो गया, ठीक है। फिर F2 मेरे पास ये हो गया, और F3 मेरे पास ये हो गया। तीनों फोर्सेस मैंने बना लिए।
ठीक है। F3 की वैल्यू कितनी है 3 न्यूटन, और ये मेरे पास F2। अच्छा, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 30 है, तो बेसिकली ये एंगल भी कितना होगा 30, तो टोटल ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री। ये टोटल ये एंगल आपके पास कितना है, टोटल एंगल 120 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये 120 डिग्री है तो अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 + 60 यानी 150 डिग्री। बेसिकली मुझे F1 F2 के बीच का एंगल, F2 F3 के बीच का एंगल और F1 F3 के बीच का एंगल, ये तीनों एंगल्स मुझे पता होने चाहिए लेमिस थ्योरम में। बस अगर ये मुझे पता है तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। दैट इज़ F1, अब बस F1 तो उसके सामने वाला एंगल यानी F1/sin 90 इक्वल्स टू F2 और उसके सामने वाला एंगल यानी F2/sin 150 डिग्री इक्वल्स टू F3, यानी F3 अपने पास क्या है 3 न्यूटन, तो 3/sin 120 डिग्री। बस यहाँ से मैं सॉल्व करना है, तो आपके पास आप यहाँ से कोई सा भी आप ले, जैसे पहले मैं F1 को सॉल्व कर लेता हूँ। sin 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो F1/1 इक्वल्स टू 3/sin 120 कितना हो, sin 60 यानी √3/2 यानी √3/2। तो आपका √3 से ये आपका √3 कैंसिल, तो दिस सिंपल F1 की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ गई 2√3, ठीक है। F1 की वैल्यू 2√3 न्यूटन, ये अपने पास यहाँ से आ गई सिंपल, ठीक है। ऐसे मैं जब F1 की वैल्यू मेरे पास आ गई तो मैं F2 की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, यानी 2√3/1 इक्वल्स टू F2। sin 150 की वैल्यू कितनी जितनी sin 30 की, यानी आपके पास 1/2, तो 1 × 2, 2 से 2 कैंसिल, जिससे पे F2 की वैल्यू आपके पास आ गई √3 न्यूटन। तो दोनों मेथड सिंपल है, बट जो लेमिस थ्योरम होगा वो आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा और आपके लिए ज़्यादा और कम लेंथी पड़ेगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में तो आपके पास यहाँ पे दोनों जो आपके मेथड दोनों लगभग इक्वली आपके पास लेंथी पड़े हैं, दोनों आपके लिए बराबर थे। बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको लेमिस थ्योरम बहुत इजीली आपको सॉल्व करके आंसर दे देगा। तो बेटर होगा अगर आप लेमिस थ्योरम यूज़ करें, तो आपका आंसर जल्दी आने के चांस रहेंगे और मिस्टेक होने के चांसेस भी आपके पास कम रहेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि F1 F2 F3 जो भी 3 फोर्सेज होंगे आपको उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, व्हेन बॉब इज इन इक्विलिब्रियम कैलकुलेट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। कि जब बॉब इक्विलिब्रियम में है तो आपको हर जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन आपको पता करनी है कि टेंशन आपके पास क्या होगी, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे आपको क्या दे रखा है। तो देखो T1 T2 और T3 आपको दे रखा है, ठीक है। तो किससे हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। अगर हम दोनों मेथड से सॉल्व करें, मैं आपको लेमिस से करके बताता हूँ, आप इसको जो जनरल मेथड है सिग्मा fx = सिग्मा fi = 0, आप उससे भी इसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर डायग्राम बनाऊँ तो बेटा यहाँ से ये एक फोर्स निकल रहा होगा, दैट इज़ T1, ठीक है। यहाँ से एक दूसरा फोर्स निकल रहा होगा, दैट इज़ T2, ठीक है। और यहाँ से एक तीसरा फोर्स निकल रहा होगा, दैट इज़ T3, और T3 के लिए 40 kg यानी 400 न्यूटन हो जाएगा। तो T3 = 400 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, ये एंगल मुझे कितना दे रखा है 37 डिग्री, ये एंगल मुझे कितना दे रखा है 53 डिग्री। डेफिनेटली ये एंगल मेरे पास कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो T1 और T2 के बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री हुआ, ठीक है। अच्छा, 53 डिग्री आपके पास ये हो, 90 डिग्री आपके पास ये है, फिर टोटल कितना हो गया आपके पास 143 डिग्री, ठीक है। और ये आपके पास कितना हो गया 127 डिग्री, ठीक है। बस अब अपन यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे लेमिस थ्योरम। तो फ्रॉम लेमिस थ्योरम आपका T1 अपॉन sin 143 डिग्री, sin 143 डिग्री इक्वल्स टू T2 अपॉन sin 127 डिग्री इक्वल्स टू T3 अपॉन sin 90 डिग्री,
ठीक है। तो अब साइन 143 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बेटा, जो साइन 53 डिग्री की होगी, बिकॉज 53 डिग्री का ही मल्टीपल है। तो आपके पास यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 अपॉन, आपके पास कितना हो जाएगा ये, साइन 53 डिग्री की वैल्यू 4/5। हाँ तो यहाँ अपने पास क्या आ गया बेटा, T1 बाई साइन 43, T2 बाई साइन 127 डिग्री, T3 बाई साइन 90 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 53 इक्वल्स टू T2 अपॉन साइन 90 प्लस 37 इक्वल्स टू T3 की वैल्यू मेरे पास 400 है, तो 4 साइन 90 ऊपर। तो बेसिकली बस किस में रिड्यूस हो जाएगा बेटा, साइन 90 प्लस कॉस को आपके पास 53 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 53 डिग्री इक्वल्स टू T2 अपॉन साइन 90 प्लस 37 कितना हो जाएगा, कॉस 37 इक्वल्स टू 400। बस अब मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। T1 अपॉन कॉस 53 की वैल्यू कितनी होती है, जितने साइन 37 की होती है, यानी 3/5 इक्वल्स टू T2 कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी साइन 53 की होती है, यानी 4/5, यानी 4/5 इक्वल्स टू 400। बस यहाँ से मैं T1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो T1 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 400 इंटू 3/5। ठीक है, आपको बस 400 से दोनों को इक्वेट कर देना है, T1 को और T2 को। जो T1 वाले टर्म 5/5 T1/3 इसको इक्वेट कर दो 400 के इक्वल, तो 5 T2/4 का 400 के इक्वल पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 400 इंटू 3/5 से ही 80 टाइम्स 83 या 240, यानी दिस सिंपल T1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपके पास, 240 न्यूटन। और उसी तरीके से अगर मैं T2 की वैल्यू निकालूंगा तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 इंटू 4/5। तो ये आपके 5 से वापस 80 और 84 जा आपका 320। दिस सिंपलेस्ट T2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 320 न्यूटन। तो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। लेमिस थ्योरम से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जनरल मेथड fx इक्वल टू 0 सिग्मा fy इक्वल टू 0, उससे आप इस मेथड को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर भी उससे भी आ जाएगा। और जो मेथड आपको इजी लगे आप उस क्वेश्चन से इसको आपको वो वाला मेथड आप यहाँ पे फॉलो कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास आता है बेटा, दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा बेसिकली क्या होता है कि वो फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है जहाँ से हम किसी बॉडी की मोशन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ से हम किसी बॉडी की मोशन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यानी बेसिकली जहाँ से हम उस मोशन को, उस बॉडी की मोशन को देख रहे हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, आप ट्रेन में जा रहे हो तो आपके सामने वाले सीट पर आपका एक फ्रेंड बैठा हुआ है। ठीक है, तो जब आप जा रहे हो तो आपकी मोशन उस फ्रेंड के रिस्पेक्ट में अलग होगी, और अगर मैं मान लो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ हूँ तो मेरे रिस्पेक्ट में अलग होगी। ठीक है, इस बात से एग्री करते हो। ठीक है, तो यही बेसिकली क्या हो रहा है, बिकॉज आपकी मोशन अगर आप उस फ्रेंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपकी मोशन अलग होगी, बिकॉज उसके रिस्पेक्ट में आप क्या हो, रेस्ट में हो। क्यों, बिकॉज दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, जितनी स्पीड से वो आगे जा रहे हो उतनी स्पीड से आप भी आगे जा रहे हो, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो आप उसे हमेशा रेस्ट में ही दिखोगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं बाहर हूँ, मैं रेस्ट में हूँ, और आप मेरे रिलेटिवली आप बहुत तेज़ स्पीड में ट्रेन में बैठ के आप जा रहे हो, तो आप एक मोशन में हो, तो मुझे आप मोशन में आप दिखोगे। तो आपके पर्सन आप एक ही हो, लेकिन आपकी जो मोशन है वो आपके फ्रेंड को अलग दिख रही है, मुझे अलग दिख रही है। यानी बेसिकली किसी मोशन को डिस्क्राइब करने के पहले हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेना ज़रूरी है कि कौन सा, कि किस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के अबाउट हम स्टडी कर रहे हैं, किस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के अबाउट हम मोशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो बेटा वही जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है, वही जो फिक्स पॉइंट होता है जिसके अबाउट हम मोशन को देख रहे हैं, वही क्या कहलाता है, आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास कहलाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना 2 तरह की होती है। कौन कौन सी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा आपके पास क्या होती है कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, यानी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बेसिकली एक्सेलरेटेड नहीं होती, जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। यानी बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें ऑब्जर्वर आपके पास एक्सेलरेटेड नहीं होता, ऑब्जर्वर का कोई भी एक्सेलरेशन इसमें नहीं होता। ऐसी जो फ्रेम होती है, ऐसा जो ऑब्जर्वर आपके पास होता है, वो क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है,
अच्छा, जब एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, दो केसेस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। क्या क्या? या तो बॉडी रेस्ट में हो जब एक्सेलरेशन नहीं है, या तो बॉडी रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहे। ठीक है, नहीं बस उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन हुआ तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगी, अगर एक्सेलरेशन नहीं ऑब्जर्वर का तो वो आपके पास इनर्शियल फ्रेम रहेगी। और सब इससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि जितने भी न्यूटन के जो लॉज होते हैं, न्यूटन के जितने भी लॉज यानी मैकेनिक्स के जो भी लॉज हैं, वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आपके पास एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो ऑब्जर्वर होगा वो एक्सीलरेटेड होगा। ठीक है, यानी ऑब्जर्वर के पास अपना एक एक्सेलरेशन होगा। तो जब भी ऐसी कोई रेफरेंस आपको मिलेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या आपको ऐसा ऑब्जर्वर जो एक्सीलरेटेड है, वो क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जैसे हम बात करें कि हमने जो अभी लास्ट एग्जाम्पल लिया था कि आप ट्रेन में बैठ कर जा रहे थे। ठीक है, तो आपका जो फ्रेंड है उसके रिस्पेक्ट में आपकी मोशन अलग होगी, और मैं जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हूँ मेरे रिस्पेक्ट में आपकी जो मोशन है वो अलग होगी। वो अलग अलग क्यों हो रही है बेटा? क्योंकि अब देखो, आपका जो फ्रेंड है वो खुद एक एक्सीलरेशन में है, बिकॉज ट्रेन है, वो ट्रेन एक एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है। ट्रेन एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है। जब वो एक एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है तो डेफिनेटली उसके अंदर जो ऑब्जर्वर रहेगा, कोई भी पर्सन होगा, वो खुद एक्सीलरेशन में होगा। ठीक है, तो अगर आप उसके अबाउट कोई भी स्टडी करोगे तो वो आपके पास फ्रेम क्या कहलाएगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन मैं बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हूँ, तो प्लेटफॉर्म तो आपके पास किसी एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रहा, वो तो रेस्ट में है। प्लेटफॉर्म रेस्ट में है तो मैं भी रेस्ट में हूँ, तो जब मैं रेस्ट में हूँ यानी ऑब्जर्वर आपका रेस्ट में है, तो बेसिकली वो फ्रेम आपके पास क्या कहलाएगी? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी कि न्यूटन के जितने भी लॉज होते हैं वो सब किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कोई भी न्यूटन का लॉ आपके पास एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम सेकंड लॉ की बात करें F = m है, तो ये भी आपके पास सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही एप्लीकेबल होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके पास ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे ये अप्लाई करना है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी, अगर मुझे ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी अप्लाई करना है, तो बेसिकली मैं वहाँ पे क्या करूँगा? कुछ हेराफेरी करूँगा। और हेराफेरी किस तरीके से करूँगा कि मैं वहाँ पे एक फिक्टिशियस फोर्स लेकर आऊँगा, और उस फिक्टिशियस फोर्स जो होगा बेसिकली वो क्या कहलाता है? स्यूडो फोर्स आपके पास कहलाता है। उसको वहाँ पर मैं पुट कर दूँगा, यानी उससे एक अलग से फोर्स मुझे कंसिडर करना पड़ेगा जो क्या करेगा? उस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इफेक्ट को काउंटर करेगा। ये एक बेसिकली क्या होता है, स्यूडो फोर्स आपके पास जो होता है वो क्या होता है? टोटल फिक्टिशियस फोर्स होता है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, और ये रियल फोर्स आपके पास नहीं होता। ठीक है, ये बस एक फिक्टिशियस फोर्स होता है, जिसको हम पिक्चर में क्यों लेके आए हैं? सिर्फ न्यूटन के लॉस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रूव करने के लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाने के लिए। ठीक है, बिकॉज न्यूटन के लॉस की अगर आप वैसे देखो तो कंडीशन होती है कि सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। बट अगर आपको ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी लगाने हैं तो आपको हमारी जो इक्वेशन है या जो क्वेश्चन है उसमें कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ता है। मैनिपुलेशन क्या होता है? या तो आप वहाँ पे स्यूडो फोर्स लेकर आओ, जो एक फिक्टिशियस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, या फिर आप वहाँ पे रिड्यूस्ड मास लेके आओ। ये रिड्यूस्ड मास हम आगे पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी में। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट बेसिकली आपके पास क्या होते हैं? फ्रॉड कॉन्सेप्ट होते हैं इनका। ये कोई रियल कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन बस ये क्यों पढ़े जाते हैं? ताकि हम न्यूटन के लॉज को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स की बाकी चल कि सर ये तो समझ में आ गया कि स्यूडो फोर्स एक फिक्टिशियस फोर्स होता है, बट इसकी वैल्यू क्या होगी, हम इसे लगाएंगे कैसे और किधर लगाएंगे? ठीक है, ये सारी बातें भी बताइए। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल बताता हूँ। तो स्यूडो फोर्स बेसिकली क्या होता है आपके पास, जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है? ma। स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। मास जो आता है वो मास किसका आता है? मास ऑब्जेक्ट का आता है जिसकी आप मोशन देख रहे हो। मास किसका आता है? मास ऑफ बॉडी जिसकी आप मोशन देख रहे हो। और यहाँ एक्सेलरेशन बेटा किसका आता है? एक्सेलरेशन आता है ऑब्जर्वर का, यानी आपका जो ऑब्जर्वर है वो किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, वो किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। यानी स्यूडो फोर्स में जो F = ma आपके पास होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ मास आप किसका लोगे? मास आप उस बॉडी का लोगे जो बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, और एक्सेलरेशन किसका लोगे? एक्सेलरेशन आप लोगे जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है, वही एक्सेलरेशन आप यहाँ पे लिखोगे। अच्छा, स्यूडो फोर्स की एग्जांपल जैसे अपन और बात करें, जैसे जो आप कार में, बस में, ट्रेन में आप जाते हो तो आपको रोड के जो पास वाले जो पेड़ हैं, जो ट्रीज़ हैं, जो पौधे हैं, वो आपको पीछे के डायरेक्शन में चलते हुए नज़र आते हैं। ठीक है,
जितनी ज़्यादा आपके जो व्हीकल है, चाहे वो बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी, जितना ज़्यादा उसका एक्सेलेरेशन होगा, उतना ही ज़्यादा एक्सेलेरेशन से उतनी ज़्यादा स्पीड से आपको जो पेड़ या पौधे हैं वो पीछे की तरफ जाते हुए फील होंगे। उस वक्त आपको ये पता नहीं रहता कि एक्चुअली आप आगे जा रहे हो, पेड़ पीछे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये मान लूँ कि नहीं, मैं तो वहीं पर हूँ, ठीक है, तो आपको पता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है, डेफिनेटली उस पर एक नेट फोर्स लग रहा होगा, उस पर नेट फोर्स लग रहा होगा। तो अगर मैं सिर्फ ये मान के जो कि मैं तो रेस्ट में हूँ, पेड़ ही मूव कर रहा है, तो हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? तो प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया, हमें ये तो पता है कि जितना एक्सेलरेशन हमारा है उतने ही एक्सेलरेशन से पेड़ पीछे जा रहे हैं। अगर मेरा एक्सेलरेशन धीरे हो जाएगा तो पेड़ का एक्सेलरेशन भी धीरे हो जाएगा, वो धीरे धीरे पीछे जाएंगे। अगर मेरा एक्सेलरेशन फास्ट हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, तो पेड़ों का एक्सेलरेशन भी तेज़ हो जाएगा। तो यानी एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से पेड़ जा रहे हैं वो एक्सेलरेशन बेसिकली किसका है? मेरा, यानी ऑब्जर्वर का। तो एक्सेलरेशन किसका आ जाएगा? मेरा आ जाएगा, यानी ऑब्जर्वर का आ जाएगा। और मास किसका आ जाएगा? पेड़ का आ जाएगा। तो यानी इतना फोर्स, स्यूडो फोर्स उन पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो आपका जो भी ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होगा उसके ऑपोजिट में एक्सेलरेशन आपको देना है उस बॉडी को, ठीक है। यानी आपके पास जो स्यूडो फोर्स लगेगा उसमें एक्सेलरेशन जो आएगा बॉडी पे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अभी हम बाकी जो क्वेश्चन देखेंगे उससे आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। स्यूडो फोर्स आपको लगाना कभी बेटा, जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पे रखी हुई हो, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पे रखी हुई हो और जो नीचे वाली ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही हो विद एन एक्सेलरेशन, ठीक है, ये इफ इट इज प्लेस अनदर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग विद अर्थ, ठीक है। यानी जो कोई बॉडी अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट हो रही हो और उसके ऊपर आप दूसरी ऑब्जेक्ट रख दोगे तो बेसिकली जो दूसरी ऑब्जेक्ट आपने ऊपर रखी है उस पर स्यूडो फोर्स आपके पास पिक्चर में आएगा, ठीक है। अभी हम इसके और क्वेश्चंस देखेंगे तो उससे आपको और चीज़ें क्लियर हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि ट्रॉली ए और ट्रॉली बी है जो मूविंग विद एक्सेलरेशन ए और 2 है रेस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन। ट्रॉली जो ए है वो उसका एक्सेलरेशन ए है और ट्रॉली बी का एक्सेलरेशन 2a है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है। टू एन ऑब्जर्वर इन ट्रॉली ए, यानी ट्रॉली ए में जो ऑब्जर्वर है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m ऑन द ट्रॉली बी इज, यानी इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये जो मास m आपके पास रखा हुआ है ट्रॉली बी में, इस पर स्यूडो फोर्स क्या लग रहा होगा, ठीक है। तो बेटा स्यूडो फोर्स अगर हम देखें तो स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ पी एस इक्वल्स टू एम इंटू ए। यहाँ मास किसका होता है? मास ऑफ बॉडी। और एक्सीलरेशन किसका आता है? ऑब्जर्वर का, ठीक है। दोस्त हमें यहाँ पे यही चीज़ करनी है। मास ऑफ बॉडी कितना है कि मास m है, और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है? ऑब्जर्वर का, अगर मैं यहाँ पे m का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो जो आपके पास ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो इस मास पे एक्सेलरेशन किधर आ जाएगा? पीछे की तरफ आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ a, और इसका मास कितना है? m, ठीक है। तो ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन a है वही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक को भी आपके पास मिलेगा। तो तब का मास ऑफ बॉडी कितना है m, और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है a, तो आपका जो स्यूडो फोर्स की वैल्यू जो बेटा आपके पास होगी वो कितनी हो जाएगी? F इक्वल्स टू m इंटू एंड दैट्स आवर रिक्वायर्ड आंसर। अगर यही चीज़ उल्टी होती कि आपका इसका एक्सेलरेशन मान लो 2a हो जाता और इसका एक्सेलरेशन a हो जाता, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो स्यूडो फोर्स की वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती? m इंटू 2a, ठीक है। यानी आपको एक्सेलरेशन हमेशा किसका देना है? ऑब्जर्वर का ही आपको देना है, ठीक है। और मास किसका लेना है? बॉडी का मास आपको लेना है। और स्यूडो फोर्स का हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी जो एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास स्यूडो फोर्स आपको लेना है, यानी उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन लेना है, ओके। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपको कि कार्ट आपको दे रखी है, ठीक है। The cart is provided an acceleration so that block of mass m dash on cart does not slip on cart, ठीक है। यानी एक मास m है, m डैश, मास m और m डैश आपके पास इससे कार्ट पे स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको बोला है कि जो मास m है बेसिकली वो आपके पास यहाँ से इस कार्ट पे स्लिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कितना एक्सेलरेशन मैं इस कार्ट को दूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करें? अब देखो, हम स्यूडो फोर्स हमेशा हमें कब लगाना है? जब कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड हो उसके ऊपर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट रखी हो, तो उस कंडीशन में हम उस दूसरी ऑब्जेक्ट पे स्यूडो फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये जो आपके पास कार्ट है बेसिकली अर्थ के रेस्पेक्ट में इसके पास एक एक्सेलरेशन है a, ठीक है।
तो जो मास m है जो इसके ऊपर रखा हुआ है बेसिकली उस पर एक सूडो फोर्स आएगा, और किस डायरेक्शन में आएगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में कार्ड को एक्सेलरेशन मिला है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन मिलेगा, यानी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ए तो आपके पास हो गया। ठीक है, और सूडो फोर्स मास इनटू ए, मास किसका आएगा, इसी बॉडी का आएगा जिस पे फोर्स लग रहा है, यानी एम ए। ये आपके पास क्या हो गया, एफ पी एस हो गया, यानी सूडो फोर्स हो गया इस पे एम ए पे, इस एम मास के ब्लॉक पे। यहाँ आपके पास टेंशन होगी स्ट्रिंग की, बस। तो बस अब हमें ए की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं हम। ठीक है, तो इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे बताओ। इस एम डैश पे एक फोर्स नीचे लग रहा होगा, दैट इज एम डैश इंटू जी। ठीक है, तो आपके पास टी इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, एम डैश जी हो जाएगा, बिकॉज जब मास स्लिप नहीं हो रहा है, बेसिकली आपके पास सिस्टम के पास एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू एम डैश जी। ठीक है, इस एम डैश वाले ब्लॉक के लिए, और अगर मैं इस वाले ब्लॉक के लिए लगाऊँ तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू एम इंटू, यानी सिस्टम हमारा रेस्ट में है। जब सिस्टम रेस्ट में है तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स इस पर 0 है, इसलिए हमने ये इक्वेशन यहाँ पे लगाई है। तो देखो आप इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 आपके पास ये रही। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूँ, इक्वेट 1 एंड 2, तो आपको क्या यहाँ से क्या मिल जाएगा, एम डैश जी इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो यहाँ से एम की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, एम डैश अपॉन एम इंटू जी। ठीक है, इतना एक्सेलरेशन मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं इतना एक्सेलरेशन दूंगा तो मेरा जो मास एम है वो बेसिकली उस कार्ड पर स्लिप नहीं होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन बाय लेफ्ट ऑन मैन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए एंड ऑब्जर्वर बी, कि ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में आपको नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो बेटा हम ये भी देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखो ऑब्जर्वर ए आपका रेस्ट में है, ग्राउंड पे है, और ऑब्जर्वर बी आपके पास उस लिफ्ट में है। तो अब देखो जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेटेड है, लिफ्ट कैसी है, एक्सेलरेटेड है। तो बेसिकली जब आप ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे तो आपको यहाँ सूडो फोर्स काउंट करना पड़ेगा, और जब आप ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो क्योंकि ऑब्जर्वर ए तो रेस्ट में है तो यहाँ पे आपके पास आपको सूडो फोर्स काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो कि फर्स्ट केस किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं निकालता हूँ तो बेसिकली ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम कौन सी है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज ऑब्जर्वर ए रेस्ट में है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बेसिकली यहाँ पे निकालता हूँ तो बेटा यहाँ से क्या आएगा इसका, अगर मैं एम मास का ब्लॉक यहाँ पे ले लूँ तो देखो इसका एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, दैट इज़ एम जी, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, वो बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ए। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो बेसिकली इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो डोमिनेंट होगा, तो एन माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। तो फिर एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एम जी प्लस एम ए, दैट इज़ एन इक्वल्स टू एम जी प्लस ए। आप जो वेट बेसिकली जो मेज़र करते हो वो वेट बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन ही होता है बेटा। आपकी जो वेइंग मशीन आपके पास होती है जिस मशीन पे आप खड़े होते हो आपको वेट देती है, बेसिकली वो उस मशीन में क्या होता है, स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई होती है। जैसे ही आप उस मशीन पे खड़े होते हो वो स्प्रिंग कंप्रेस होती है, और जैसे वो स्प्रिंग आपने उस स्प्रिंग को कंप्रेस किया अपने वेट से, तो वो स्प्रिंग भी क्या करके आपके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाती है, क्योंकि ना तो आप स्प्रिंग में उस मशीन को फोड़ के उसके अंदर घुस रहे हो, ना ही स्प्रिंग ने आपको ऊपर हवा में पहुंचा दिया, यानी आप दोनों आप स्टेबल वहाँ पे खड़े हुए हो। इसका मतलब क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा, यानी आपका जो स्प्रिंग जो नॉर्मल फोर्स आप पे लगा रही होगी, स्प्रिंग जो नॉर्मल फोर्स आपके पास लगा रही होगी वो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। ठीक है, तो वहीं से वो जी की वैल्यू उठा के आपको आपका जो मास देती है बेसिकली जो आपका रहता है वो आपको वहाँ से वो प्रोवाइड कर देती है। तो यानी आपका जो वेट जो आप मेज़र करते हो बेसिकली मास आप जो केजी में आप जो मेजर करते हो बेसिकली वो क्या होता है, तो वो आपको नॉर्मल रिएक्शन ही होता है हमेशा। ठीक है, वो नॉर्मल रिएक्शन ही होता है। तो ये अपने पास आ गया, ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ सेकंड केस में विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, तो मैं ऑब्जर्वर बी के बारे में बात करूँगा तो देखो ऑब्जर्वर बी बेटा क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ऑब्जर्वर भी, ठीक है। तो अगर मैं इसका एफ बी डी बनाऊँ तो देखो आपका ये रहा एम जी, ठीक है, ये रहा एन। अब क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वर बी है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो आपका जो मास एम है, जो पर्सन है एम मास का, उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। बिकॉज जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके मैं एफ आपका एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लगाऊंगा तो मुझे वहाँ स्यूडो फोर्स काउंट करना पड़ेगा। आपके जो एक्सेलरेशन लिफ्ट का होगा वही एक्सेलरेशन आपका ऑब्जर्वर का होगा और वही एक्सेलरेशन आप स्यूडो फोर्स में यूज़ करोगे। यानी यहाँ पे आपका एक फोर्स और लगेगा, दैट इज़ m इंटू ए, यानी पर्सन का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो बेसिकली यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन आपके पास कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो इसके केस में जो आप यहाँ लिखोगे तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, n इक्वल टू एम जी प्लस ए। वही आप डायरेक्ट अगर डायरेक्ट लिखो तो एम जी प्लस एम ए, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी प्लस ए। तो अब चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करो, चाहे आप नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, आपका आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है, ठीक है बच्चों। दैट्स अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला कि एक इंक्लाइंड प्लेन आपके पास है, ठीक है, और उस पर एक इंक्लाइंड वेज आपके पास रखा हुआ है। एक वेज है, उस पर एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और इस वेज पे एक फोर्स एफ लगता है राइट साइड में। आपको क्या बोला कि एम के जी ब्लॉक रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ वेज, m kg block rest on the surface of wedge. How much force F is to be applied on wedge of mass m so that m kg block remain rest on its surface? यानी इस पे कितना फोर्स लगाया जाए, ये जो F कैपिटल F आपका फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू बेसिकली कितनी हो, ताकि जो स्मॉल m का जो स्मॉल m kg का जो ब्लॉक आपके पास रखा हुआ है वो रेस्ट में रहे विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। तो ये बात समझ में आए बेटा। तो क्या करें हम यहाँ पे, सबसे फ्रीबॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है। अगर फ्रीबॉडी डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फ्रीबॉडी डायग्राम बनाए अगर हम, तो इस ब्लॉक का फ्रीबॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ब्लॉक का फ्रीबॉडी डायग्राम अगर अपन बनाए कुछ ऐसे, आपका ब्लॉक कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और ये आपके पास ब्लॉक रहा ये, ठीक है। तो इस पे इसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगी ही लगेगी ब्लॉक की वजह से, तो आपके पास ये नॉर्मल रिएक्शन इस पे लग रही है, दैट इज़ एन, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन आपके पास रही। इस ब्लॉक का मास आपके पास एम जी कुछ इधर लग रहा होगा, स्मॉल एम इंटू जी, ठीक है। और क्योंकि आपका जो ये ब्लॉक है एक वेज पे रखा हुआ है और वो वेज एक्सीलरेटेड है, बिकॉज उसका एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो वेज एक्सीलरेटेड है, उसका एक्सेलरेशन मान लो ए है, तो बेसिकली इस मास पे भी एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। बिकॉज मास अब आपका बिकॉज अब अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखो, यहाँ पे खड़े होकर आप देखोगे इसकी आप मोशन को, तो बेसिकली इस पर एक स्यूडो फोर्स आना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर आप इस पे वेज के ऊपर खड़े होकर आप देख रहे हो तो आप क्या हुआ, एक नॉन एक्सीलरेटेड एक्सीलरेशन में आप हुए, बिकॉज आप वेज पे खड़े हो, वेज एक्सीलरेटेड है, तो आप नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हुए, और जब नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो तो इस ब्लॉक एम पे आपको एक स्यूडो फोर्स भी काउंट करना पड़ेगा। वो स्यूडो फोर्स मैं किस डायरेक्शन में काउंट करूँगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी एम ए, ठीक है। ये एम ए मेरे पास लग गया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये एम जी मेरे पास रहा, तो ये एंगल मेरे पास कितना होगा, ये एंगल मेरे पास होगा थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल मेरे पास जो होगा ये क्या होगा आपके पास, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। हाँ, तो देखो, और इस पे आपका एम जी ये रहा, तो ये आपके पास एम जी कॉस थीटा आपके पास हो जाएगा, और ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा आपके पास ये आ गया, ये देखो ये, तो ये एंगल आपके पास क्या है, थीटा आपके पास है, ये एंगल थीटा है। तो इस एम ए का भी अगर मैं कंपोनेंट कर दूं तो ये एंगल मेरे पास, ये फोर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, एम ए कॉस थीटा,
ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं वापस आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिया, ब्लॉक लिया, ठीक है, इस ब्लॉक का mg मैंने यहाँ लगा दिया, mg लग गया। इस वैज की वजह से जो आपका नॉर्मल डायरेक्शन लगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, तो इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स ले लिया। अब मैंने इस mg के कंपोनेंट्स कर दिए, दैट इज ये एंगल आपका थीटा, ये एंगल थीटा, तो mg ये रहा, तो mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg कंपोनेंट्स कर दिए। उसी तरीके से जब ये एंगल थीटा है तो बेटा 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो ये अगर एम ए मेरे पास है तो मैंने इस एम ए के कंपोनेंट कर दिया, दैट इज एम ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये एम ए कॉस थीटा हो गया। अब मुझे उसने बोला क्या है, मुझे उसने बोला है कि जो आपका ब्लॉक एम है ये रेस्ट में रहना चाहिए, ठीक। जब ये रेस्ट में रहना चाहिए तो इस पर आप देखो, इस विद रिस्पेक्ट टू वैज, तो इस विद रिस्पेक्ट इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, कौन सा, एम जी साइन थीटा जिसको आगे की तरफ यानी इंक्लाइंड पे नीचे की तरफ लेके जा रहा है, और एम ए कॉस थीटा इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। इसको रेस्ट में रहना चाहिए, मतलब इससे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि एम जी साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम ए कॉस थीटा के बराबर। क्या बात समझ में आई? इस ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए तो यहाँ से अगर एम से एम में कैंसिल कर दूँ तो ए की वैल्यू बेसिकली यहाँ से कितनी आ जाएगी, जी टेन थीटा। ये तो मेरे पास एक्सेलेरेशन आ गया, ठीक है, कि इतना एक्सेलेरेशन यहाँ पे होना चाहिए, कि इतना एक्सेलेरेशन इसका होगा, ठीक है, ए इक्वल टू जी टेन थीटा यहाँ पे होगा। अच्छा, ये वाली बात क्लियर, ठीक है। अब इसको मुझे, लेकिन मुझसे पूछा क्या था, मुझसे फोर्स की वैल्यू पूछी थी। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी कि अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर हो या कनेक्टेड हो, एक दूसरे के ऊपर हो या कनेक्टेड हो, तो बेसिकली वहाँ क्या होता है, उनका एक्सेलेरेशन सेम होता है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका एक्सेलेरेशन ये भी होगा एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2, हाँ है ना। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर दूँ तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इक्वल्स टू जी टेन थीटा। तो यहाँ से एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, जी टेन थीटा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, एंड दिस इज़ माय रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं बेटा, जो क्या बोल रहा है आपको, इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एम एंड वैज एम। ठीक है, अगर मैं इस सिस्टम को रेस्ट में से रिलीज करता हूँ, ठीक है, रेस्ट से मैं सिस्टम को रिलीज़ करता हूँ, तो बेसिकली आपके पास इस ब्लॉक एम का एक्सेलरेशन और जो आपके पास वैज है जिसका मास कैपिटल एम है, इसका एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अपन इसके लिए दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैं कैपिटल एम का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, देखो एफ पी डी ऑफ कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम का एफ पी डी। देखो कैपिटल एम का एफ पी डी जो स्मॉल एम होगा, इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा इस तरीके से, और ये आपके पास किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ये आपके पास किस सरफेस पे रखा हुआ, तो ये जो सरफेस होगी बेसिकली ये सरफेस भी इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, हाँ या ना। ये सरफेस भी इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, मैंने इसको नाम दे दिया N1, और ये वाली नॉर्मल रिएक्शन जो वैज ब्लॉक की है दैट इज़ N2। तो अगर मैं इसका एफ पी डी बनाऊँ तो बेसिकली ये मेरे पास क्या आ जाएगा, N1 अपर साइड दैट इज़ ड्यू टू ग्राउंड, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड, ठीक है, और N2 के डायरेक्शन मेरे पास क्या आएगी, N2 डायरेक्शन मेरे पास कुछ ऐसी आ जाएगी, दैट इज N2, ठीक है। इस ब्लॉक का mg नीचे की तरफ लग रहा होगा कुछ, आपका mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो बेसिकली ये एंगल आपके पास कितना हो गया, थीटा आपके पास हो गया, ठीक है। अच्छा, इस पे एक्सेलरेशन मैंने कैसे दिया, इस डायरेक्शन मैंने इस पे एक्सेलरेशन दिया दैट इज 8, ठीक है। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स बच रहा है, इसके अलावा कोई भी फोर्स आपके पास यहाँ पे नहीं बच रहा है, आपके कैपिटल एम का एफ बी डी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम स्मॉल एम का एफ बी डी बनाते हैं, एफ बी डी ऑफ स्मॉल एम ब्लॉक, ठीक है। अब स्मॉल एम का ब्लॉक देखो, ठीक है, अगर मैं इसको एक पॉइंट मास ऑब्जर्व कर लूँ तो यहाँ पे स्मॉल एम का जो ब्लॉक है उस पर फोर्स इधर लग रहा होगा बेसिकली, दैट इज़ आपके पास ये कितना होगा, N2 ये रहा, ठीक है। स्मॉल एम का जो mg आपके पास होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, स्मॉल एम इंटू जी, ठीक है, और ये एंगल आपके पास क्या बन रहा होगा यहाँ से, थीटा,
ठीक है। और इस ब्लॉक पे अब एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, बिकॉज जो ब्लॉक है ये एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर आप इसके यहाँ से बैठ के देखोगे इस वैच के ऊपर से, तो क्योंकि आप एक्सीलरेटेड हो तो इस ब्लॉक पे भी क्या लग रहा होगा, एक्सीलरेशन लग रहा होगा। मैं इसे नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है। तो एक स्यूडो फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में लगेगा, आगे के डायरेक्शन में, दैट इज MA1, ठीक है। और आपका जो प्लेन है, मैं मान लेता हूँ कि जो आपके पास ये जो ब्लॉक है ये इस इंक्लाइंड के अलाउंग भी आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका एक एक्सेलरेशन होगा, दैट इज A2, ठीक है। A1 मैंने वैज का एक्सेलरेशन मान लिया टुवर्ड्स लेफ्ट, और A2 मैंने किसका मान लिया, ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लिया अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा था, तो ये एंगल बेटा कितना होगा, थीटा मेरे पास होगा ठीक है। ये मेरे पास FBD बन गया, दोनों के FBD बन गए। अब बस यहाँ पे अपन क्या करते हैं, दोनों ब्लॉक्स के लिए इक्वेशन हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। जब दोनों ब्लॉक्स के लिए हम इक्वेशन तैयार करते हैं तो बेटा अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा। अगर मैं कैपिटल M के लिए बात करूँ सबसे पहले अगर मैं किसके लिए बात करता हूँ, कैपिटल M के लिए, तो कैपिटल M के लिए आपके पास देखो N2 ये रहा, तो ये वाला बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं कंपोनेंट्स कर दूँ N2 के, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, N2 cos थीटा, और ये N2 sin थीटा। यानी आपको पता है कि जिस अगर कोई फोर्स है तो ही वो एक्सेलरेशन होगा। मुझे लेफ्ट साइड में A1 एक्सेलरेशन मैंने दे रखा है, तो मुझे A1 एक्स में कोई फोर्स भी लेना होगा तभी वो A1 एक्सेलरेशन होगा। तो मैंने देखा कि लेफ्ट साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है, कि N2 sin थीटा फोर्स लग रहा है, यानी डेफिनेटली यानी 4 कैपिटल M वेज जो N2 sin थीटा है बेसिकली यही इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, N2 sin थीटा इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू A1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन आपके पास यहाँ क्या बन रही होगी, दूसरी इक्वेशन देखो जो N1 होगा ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे आपके पास mg प्लस N2 cos थीटा, इसके बराबर होगा, mg प्लस N2 cos थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गई x और y में ठीक है। अब मैं बनाता हूँ किसके लिए, स्मॉल m के लिए, यानी फॉर स्मॉल m ब्लॉक, स्मॉल m ब्लॉक के लिए मैं इक्वेशन बनाता हूँ। तो स्मॉल m ब्लॉक के लिए बेटा अगर आप देखो तो इसमें क्या इक्वेशन आपके पास बन रही होगी, किसके कंपोनेंट्स करें हम यहाँ पे, आपके पास जो अलोंग द प्लान है आपको एक्सेलरेशन कितना दिया, A2 आपको दिया, ठीक है। अब इस A2 डेफिनेटली किसी फोर्स की वजह से तो होगा, तो मैं यहाँ क्या करूँ, जो भी फोर्सेस डायरेक्शन में लग रहे होंगे A2 के डायरेक्शन में उनको कंपोनेंट कर दूँ। तो बेसिकली आप देखो तो कौन कौन से फोर्स यहाँ लग रहे होंगे, अगर आप देखो यहाँ पे तो mg sin थीटा लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, mg sin थीटा, और दूसरा आपके पास इस डायरेक्शन में ये MA1, ये देखो MA1 cos थीटा भी लग रहा होगा, ये MA1 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास ये फोर्स दूसरा अगर अपन यहाँ देखें तो mg cos थीटा आपके पास यहाँ लग रहा होगा, हम इसको लें अगर तो mg sin थीटा आपके पास ये होगा, तो ये वाला फोर्स आपके पास कौन सा होगा, mg cos थीटा, और ये वाला जो आपके पास आएगा फोर्स MA1 cos है आपके पास इधर होगा, तो बेसिकली ये आपके पास क्या आएगा, MA1 sin थीटा, ठीक है। ये हमने टोटल यहाँ जो दोनों फोर्सेज हैं इनको रिजॉल्व कर लिया। वापस हम अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन हम यहाँ पे फोर्सेज को रिजॉल्व करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले अलोंग द प्लेन करूँ तो देखो mg sin थीटा और MA1 cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों ऐड होंगे और यही दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको A2 एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, mg sin थीटा प्लस MA1 cos थीटा इक्वल्स टू MA2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। और अलोंग द प्लेन बात करें तो अलोंग द प्लेन आपके पास यहाँ क्या बन रहा होगा, अलोंग द प्लेन आपके पास mg cos थीटा इक्वल्स टू आपके पास N2 प्लस MA1 sin थीटा,
ठीक है, तो यहाँ से n2 की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, mg cos थीटा माइनस ma1 साइन थीटा, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 4। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 हो गया बेटा। ठीक है, अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ से हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें, तो आप देखो यहाँ पे n2 जो फर्स्ट इक्वेशन n2 साइन थीटा इक्वल्स टू ma1 है, और यहाँ पे n2 की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो बेसिकली यही वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ। यहाँ पे यही वैल्यू मैं रख देता हूँ। यहाँ पे n2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो n2 की वैल्यू बेटा यहाँ से मेरे पास n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ma1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, बस मैं इन दोनों को यहाँ से कंपेयर कर देता हूँ, इसको आप इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, तो फ्रॉम 4 and 5 आपके पास क्या होगा, ma1 साइन थीटा, ma1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, mg cos थीटा माइनस ma1 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू मुझे निकालनी है बेसिकली। तो a1 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँ, इस ma1 साइन थीटा को इधर लेके आ जाऊँ, ma1 साइन थीटा को मैं इधर लेके आ तो कैपिटल ma1 अपॉन साइन थीटा प्लस स्मॉल ma1 साइन थीटा इक्वल्स टू mg cos थीटा। यहाँ से मैं a1 को कॉमन ले लेता हूँ, तो a1 कॉमन लेने पे यहाँ क्या आएगा, m बाई साइन थीटा प्लस स्मॉल m साइन थीटा, यही आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू स्मॉल mg cos थीटा। तो यहाँ से बेसिकली a1 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास बेटा वो क्या आ गई, स्मॉल mg cos थीटा अपॉन कैपिटल m बाई साइन थीटा प्लस स्मॉल m साइन थीटा। ठीक है, ये मेरे पास a1 की वैल्यू आ गई, यानी जो वेज का एक्सेलरेशन है वो तो मेरे पास यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, a2 की वैल्यू निकालनी है। तब a2 की वैल्यू मैं कहाँ से निकालूँ, इसी तरीके से मैं a2 की वैल्यू भी निकाल लूँ, यानी ये a2 की वैल्यू ये यहाँ पे मैं जो फ्रॉम इक्वेशन 3, इसको मैं नाम देता हूँ कोई इक्वेशन 6, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6। ठीक है, तो 3 में देखो आपके पास a2 है। ठीक है, a2 यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से अपने पास अगर अपन यहाँ से करें तो a1 की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देते हैं बस। ठीक है, तो m से m तो आपके पास कैंसिल हो ही जाएगा, यहाँ पे अपन m से m तो कैंसिल कर ही देते हैं पूरा। ठीक है, तो a2 इक्वल टू g साइन थीटा प्लस a1 cos थीटा। a2 आपके पास क्या है, g साइन थीटा प्लस a1 cos थीटा, यही आई थिंक a2 इक्वल g साइन थीटा प्लस a1 cos थीटा बस। तो यहाँ पे अपन यही वैल्यू रख देते हैं, तो g साइन थीटा एज इट इज़ प्लस a1 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, स्मॉल mg cos थीटा अपॉन आपके पास यहाँ से अपन एलसीएम ले लेते हैं और ऊपर साइन थीटा आ जाएगा, फिर साइन थीटा, और आपके पास स्मॉल m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, ये a1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, और यहाँ पे cos थीटा एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली a2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा, g साइन थीटा प्लस स्मॉल mg साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी a2 की वैल्यू किस डायरेक्शन में है बेटा मेरे पास, अगर आप यहाँ से देखो तो a2 की वैल्यू किस डायरेक्शन में आई, बेसिकली अगर मैं स्मॉल m के लिए बात करूँ तो स्मॉल m पे एक एक्सेलरेशन तो इधर होगा a1। ठीक है, बिकॉज आपका जो ब्लॉक वेस्ट था वो राइट साइड में मूव कर रहा था। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करूँगा तो अब तो एक तो क्योंकि आपका जो वेज था, देखो वेज आपके पास जो था वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा था। ठीक है, लेफ्ट साइड मूव कर रहा था, तो बेसिकली लेफ्ट साइड में आपके पास एक्सेलरेशन होगा, ये आपके पास लेफ्ट साइड में एक एक्सेलरेशन होगा, दैट इज a1। यानी ब्लॉक आपको अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो आपको a1 यानी लेफ्ट साइड में a1 एक्सेलरेशन जाता हुआ दिखाई देगा, और आपको a2 एक्सेलरेशन से ये इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा।
तो आपको जो नेट एक्सेलरेशन बेसिकली आपको मिलेगा वो एक्सेलरेशन आपको कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा, दैट इज AM। और ये AM की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, इसको हम थोड़ा यहाँ नीचे कर देते हैं, ये। और इस AM की वैल्यू बेसिकली आपको कितनी मिलेगी, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। तो AM बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, ए एंगल देखो 90 से बड़ा एंगल है, तो आपके पास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 कॉस थीटा, ये एंगल आपके पास कितना है, अगर थीटा है तो, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे बेटा आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास जो आता है दैट इज़ मोशन ऑफ लिफ्ट। अब मोशन ऑफ लिफ्ट बेसिकली वही चीज़ है जो हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन किया था लिफ्ट वाला, बिल्कुल वैसी ही चीज़ हमारे पास है। अलग अलग केस आपके पास 4 केस आपके पास आएंगे। फर्स्ट केस क्या, आपके पास एक्सेलरेशन कितना है लिफ्ट का, 0 है, यानी लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आपके पास रेस्ट में है। तो क्या होगा, इस जो पर्सन है इसका mg आपके पास नीचे की तरफ लग रहा होगा और नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो क्योंकि आपका कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, तो n = mg अपने पास आ जाएगा और यही आपके पास क्या होगा, एक्चुअल वेट आपके पास होगा। लेकिन जब मैं इस लिफ्ट को a एक्सेलरेशन से अपर डायरेक्शन में मूव करवा रहा हूँ, यानी आपके पास जो लिफ्ट है वो a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है अपर डायरेक्शन में, तो अगर मैं इसका FBT बनाऊँ, मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो आपके पास n ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है और ये लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो n - mg = m है, जैसे इक्वेशन हमने वहाँ बनाई थी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, mg + a। ये इक्वेशन आपको क्या बोल रही है, mg + a, मतलब आपका यहाँ आप इस इक्वेशन कंपेयर को n = mg, तो यहाँ mg + m, यानी यहाँ बेसिकली आपका यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, जो अपरेंट वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी जब आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ आप जाओगे, जब लिफ्ट आपकी अपवर्ड मूव करेगी, तो आपको अपना वेट है वो ज़्यादा महसूस होगा, ठीक है। एम ए के फिगर से, एम ए के फैक्टर से आपको थोड़ा ज़्यादा वो आपको महसूस होगा, ठीक है। थर्ड केस, जब आपका जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रही है और वो ए से जी से कम है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एन ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ और ए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो एम जी - n = m है। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी आ गई, mg - a, g माइनस मतलब mg - m है, यानी आपका यहाँ जो एपरेंट वेट होगा वो क्या होगा, बेसिक mg से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही रीज़न होता है कि बेसिक जब हम झूले में झूलते हैं, जो आपका जो जाइंट व्हील वाला झूला होता है, डॉलर बेसिक इसको बोलते हैं, बड़ा सा जो ऊपर नीचे घूमता है, ठीक है, उसमें बेसिकली यही रीज़न होता है कि जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो आपको बहुत हल्का फील होता है, क्योंकि उसका एक एक्सेलरेशन है। तो जब आप वो ऊपर से, जब वो नीचे से ऊपर जाता है तब आपको इतना डर नहीं लगता, बिकॉज तब आपका वेट बढ़ा हो, बिकॉज उस टाइम पर आपका वेट बढ़ जाता है, ठीक है। उस वक्त आपको इतना डर नहीं लगता। लेकिन जैसे वो झूला ऊपर से नीचे आता है, उस कंडीशन में आपको डर लगता है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे आपका वेट बिल्कुल कम हो जाता है, mg से कम हो जाता है, और जैसे वेट कम हो जाता है आप अपने आप को बिल्कुल हल्के फील होते हो और बस आपको लगा बस आप गिरने वाला हो, फ्री फॉल हो रहे हो, ठीक है। तो जब भी हम एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे तो हमारा वेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जब भी हम एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे तो हमारा वेट इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज एपरेंट वेट इंक्रीजेज एंड एपरेंट वेट डिक्रीजेज, ठीक है। फोर्थ केस, अगर आपका जो एक्सेलरेशन है वो g से ज़्यादा है, तो आपके पास यहाँ देखो आपको इक्वेशन क्या बन रही है इस केस में, m = g - a। अगर यहाँ a g से ज़्यादा होगा तो बेसिक n आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। n नेगेटिव होने का मतलब है कि जो बेसिकली मैन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगा और जो आपकी इस लिफ्ट की जो सीलिंग है उससे स्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये कुछ केसेस थे आपका मोशन है ना लिफ्ट के बारे में। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन इसका लिफ्ट का आता है तो आप उसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको लगे तो बेटा कमेंट सेक्शन करके आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू, टेक केयर।